गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स क्लास का लेक्चर नंबर 14 लेके आए हैं, जिसमें मैट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 3। और इसके कठिन कठिन जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट के वो सारे कराएंगे जितने भी हैं। और आज ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा, जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको कल करा देंगे। तो ये लास्ट 2 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है। तो लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। तो कल हम प्रश्नावली 3.2 और विविध के कुछ क्वेश्चन करा रहे थे, उसी कड़ी में एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कठिन कठिन है, थोड़ी से हार्ड है, देखिए। तो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 50 ये क्या कह रहा है कि यदि आव्यूह ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात n बराबर, ए बराबर इतना है, ए की घात n बराबर क्या सिद्ध करवा रहा है वो, कॉस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस के साइन n अल्फा कॉस n अल्फा, जहां n बिलोंग करता है किसी धन पूर्णांक को, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे भी लिख सकता है या ऐसे भी लिख सकता है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो सभी धन पूर्णांकों या प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध करना है कि a की पावर n का मान इतना आएगा, जब a बराबर इतना दिया है। तो ये हमने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, गणितीय आगमन सिद्धांत। मतलब किसी गणितीय कथन को सभी प्राकृत संख्याओं या सभी धन पूर्णांकों से सिद्ध करने के लिए हम क्या करते थे, उसमें दिए गए कथन को कोई भी मान लो पॉलिनोमियल Pn करके मान लेते थे, और n बराबर 1 पर उसको सत्यता की जांच करते थे। n बराबर k पर, जहां k कोई भी धन पूर्णांक है, उस पर कथन को सत्य मान लेते थे, और n बराबर k+1 पर उसको सत्य प्रूव करते थे। तो ये 3 स्टेप करते हैं क्लास 11th का, वही चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो चैप्टर आपको आना चाहिए। फिलहाल उसी लॉजिक को यहाँ पे लगाते हैं। अगर उसको न लगाएंगे तो a बराबर इतना है तो a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, a क्यूब निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर में यहाँ cos 2 अल्फा आ जाएगा। a क्यूब निकालेंगे तो ऐसे फॉर्मूले बनेंगे, या 3 अल्फा आ जाएगा, फिर लिख देंगे इसी प्रकार a की घात n बराबर इतना। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है और वो ज्यादा रिलायबल भी नहीं है। तो हम अब गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सवाल को हल करेंगे। तो थोड़ा सा हार्ड है, देखते हैं किस तरीके से। तो इसको देखेंगे, इसका प्रूफ। तो लिख लेंगे, माना दिया गया कथन Pn है। तो Pn बराबर, आप सच दैट भी लगा सकते हो, बराबर भी लगा सकते हो, a की घात n बराबर cos n अल्फा साइन n अल्फा माइनस के साइन n अल्फा और cos n अल्फा। ये तो गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इसमें करते क्या है, n बराबर 1 पर इसकी सत्यता की जांच करते हैं, n बराबर k पर सत्य मान लेते हैं, और n बराबर k+1 पर सत्य प्रूव कर देते हैं। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, n बराबर 1 पर इसकी जांच करते हैं। n बराबर 1 पर मतलब P1 का मान, तो LHS तो a की घात 1 cos 1 अल्फा साइन 1 अल्फा माइनस के साइन 1 अल्फा और cos 1 अल्फा। a की पावर a का मान यही रहेगा, और ये वैल्यू cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और ये हमें गिवन है, ये किसके बराबर है, a के बराबर। तो यहां से ये हमें दिया है, जो कि ज्ञात है या दिया है। इसको a कह सकते हो, ऐसे समझ लो, a बराबर a। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें पहले से ही गिवन कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, अतः n बराबर 1 पर यह कथन कैसा है, सत्य है। ये देखिए, सभी धन पूर्णांकों के लिए दिखाना है। तो कितने धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक तो अनंत तक होते हैं,
तो ऐसे कैसे दिखा सकते हैं, तो हम यही काम करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत में। n बराबर 1 पर सत्यता की जांच कर लेते हैं। n बराबर k पर जहाँ k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर है उस पर सत्य मान लेते हैं और n बराबर k प्लस 1 पर सत्य प्रूव कर देते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है टोटल। अब क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड, मान लेते हैं माना n बराबर k पर जहां k बिलोंग करता है z पॉजिटिव, धन पूर्णांक को ऐसे लिखते हैं या नेचुरल नंबर लिख सकते हो, पर माना n बराबर k पर जहां k इसको बिलोंग करता है, दिया गया कथन क्या है, सत्य। अर्थात n की जगह p के बराबर a की घात k बराबर cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस के sin k अल्फा और cos k अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखिए टोटल वही काम है क्लास 11 का। अब क्या करेंगे, ये हमने सत्य मान लिया है। अब n बराबर k प्लस 1 पर इसको सत्य प्रूफ कर दो, फिर कह सकते हैं कि दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं या सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। टोटल 11वीं क्लास का काम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्टेप थर्ड, n बराबर किस पर, k प्लस 1 पर इसकी सत्यता की जांच करेंगे, देखेंगे कैसे। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर से साफ कर देता हूं, ये आपकी समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कर रहे हैं, बस इसी को आगे बढ़ाना है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से। तो n बराबर k प्लस 1 पर सत्यता की जांच करनी है, अर्थात p k प्लस 1 का मान चेक करना है। ये तो किसके बराबर होगा, a की घात k प्लस 1। अरे p के बराबर a की घात k है तो p k प्लस 1 क्या होगा, a की घात k प्लस 1। मतलब इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। p k प्लस 1 बराबर a की घात k प्लस 1 है, तो p के ये था तो k प्लस 1 आ रहा है, तो k की जगह पे k प्लस 1 है, तो रिजल्ट में भी पूरे में k की जगह क्या आना चाहिए, k प्लस 1। तो ये कथन पूरा सत्य माना जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a की घात k इंटू a की घात k का मान यहां से लगा सकते हो फ्रॉम फर्स्ट से। a की घात k किसके बराबर था, cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस के sin k अल्फा cos k अल्फा। और a के स्थान पर a का मान लगा दीजिए जो उसने दे रखा था। a का मान किसके बराबर था, cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा cos अल्फा। अब आपको इसको हल करना है, और इसको कितना हल करना है, हमको सेम रूप आना चाहिए, सेम ऐसा आना चाहिए, बस k के स्थान पर क्या आना चाहिए, k प्लस 1। फिर हम कह सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से अगर n बराबर k पर यह कथन सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 पर भी यह कथन सत्य है। और एंड में लिख देंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सभी धन पूर्णांक संख्याओं या सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। तो बस इसको हल कर देना है आपको। देखिए ये क्या हो रहा है, दो आव्यूह का गुणा हो रहा है। दो आव्यूह का गुणा कैसे चलता है, पंक्ति गुणा स्तंभ करते चलिएगा। पंक्ति गुणा स्तंभ, cos k अल्फा का गुणा किससे होगा, cos अल्फा से। cos k अल्फा cos अल्फा प्लस sin k अल्फा का गुणा माइनस sin अल्फा से होगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, sin k अल्फा sin अल्फा। फिर इस पंक्ति का इसमें करेंगे तो cos k अल्फा sin अल्फा प्लस sin k अल्फा cos अल्फा। ये देखिए बहुत आसान है। फिर दूसरी पंक्ति का इसमें करेंगे, माइनस के साइन के अल्फा का इससे होगा माइनस के साइन के अल्फा कॉस अल्फा। इसका गुणा इससे होगा माइनस के कॉस के अल्फा साइन अल्फा। इसका फिर इससे होगा माइनस के साइन के अल्फा साइन अल्फा और प्लस के कॉस के अल्फा कॉस अल्फा। अब ये सब फॉर्मूले बनने जा रहे हैं, बस तो इनको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए आप। क्या होगा, cos के अल्फा cos अल्फा माइनस के sin के अल्फा sin अल्फा। इसमें इस पार्ट को पहले लिख लो, इसको बाद में। फॉर्मूले का रूप दिखाई देगा आपको, sin के अल्फा cos अल्फा और प्लस cos के अल्फा sin। यहां से इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, sin के अल्फा cos अल्फा
प्लस कॉस के अल्फा साइन। ये देखिए माइनस मैंने कॉमन में ले लिया, फॉर्मूले का रूप बन जाएगा। इसमें पॉजिटिव पार्ट को पहले लिख रहा हूं, नेगेटिव पार्ट को बाद में। कॉस के अल्फा कॉस अल्फा माइनस के साइन के अल्फा साइन। ये देखिए इस प्रकार कर लिया मैंने इसको। तो ये सब फॉर्मूले बन गए। ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का बन गया, ये कॉस ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूले के रूप में इसको लिख दो। तो क्या बना, कॉस ए प्लस बी, ए ये है बी ये है, मतलब के अल्फा प्लस अल्फा। ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी के अल्फा प्लस अल्फा। ये क्या बन गया, ऐसे ही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी के अल्फा प्लस अल्फा। ऐसी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। इस प्रकार या तो बिल्कुल सेम रूप आना चाहिए। अभी इसमें से अल्फा कॉमन लूंगा तो के स्थान पर क्या दिखाई देगा आपको, के प्लस वन। फिर हम कह देंगे अतः एन बराबर के प्लस वन पर यह कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य होगा। तो ये टोटल काम वही चल रहा है, बस आपको रिप्रेजेंट करना है। इसको थोड़ा और हल कर दीजिए, इसको हटा लेते हैं। कॉस के को अल्फा कॉमन लोगे तो क्या आएगा, के प्लस वन अल्फा। साइन अल्फा कॉमन लोगे क्या आएगा, के प्लस वन अल्फा। माइनस साइन अल्फा कॉमन लोगे क्या आएगा, के प्लस वन अल्फा। कॉस अल्फा कॉमन लोगे क्या आएगा, के प्लस वन अल्फा। ये देखिए आपका काय का मान आया पी के प्लस वन, या आप इसको एक ही घात के प्लस वन कह सकते हो। अब समीकरण एक से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर कराओगे तो बिल्कुल सेम रिजल्ट था, वहां पर के था, यहाँ पर के प्लस वन है। अगर वो समीकरण एक से एन बराबर के पर सत्य था तो ये एन बराबर के प्लस वन पर सत्य है। तो अतः दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन पर क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सभी n बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। बस इतना काम करना है आपको। ये सवाल हमारा यहाँ पर रुक गया। तो ये आपका समझ में आ रहा होगा पैटर्न क्या अपनाया है। टोटल वही काम किया है क्लास 11th का गणितीय आगमन सिद्धांत। तो इस तरीके से सवाल को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंदी है, कोई भी काम नहीं है इसमें, केवल दो मैट्रिक्स का गुणा करना आना चाहिए। एन बराबर के पर सत्य मानना है, के प्लस वन पर सत्य दिखाना है। समीकरण एक में हमारा क्या था, यहाँ पर के ही तो था सब जगह। अगर वो एन बराबर के पर सत्य था समीकरण एक से, तो ये एन बराबर के प्लस वन पर सत्य माना ही जाएगा, क्योंकि के स्थान पर क्या आया, केवल के प्लस वन। तो हम कह सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सभी धन पूर्णांकों के लिए कैसा है, सत्य है। ये समझ में आ गया होगा। इसको और रिपीट करना एक बार, समझना। कॉन्सेप्ट वही लगाया है क्लास 11th वाला। देखते हैं इसके और आगे के क्वेश्चन। ये देखिए, अब इसका और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। विभिन्न प्रश्नावली के कुछ सवाल लेते हैं जो थोड़े से कठिन भी है, या ऐसे थ्योरेटिकल टाइप का सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है विविध प्रश्नावली का। एक क्वेश्चन लेते हैं विविध का, है तो बहुत छोटा सा ही, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है, आव्यूह ए का क्रम 3x4 है। कोई आव्यूह है ए, आव्यूह ए का क्रम 3x4 है। इस प्रकार कह रहा है सवाल में। तथा बी इस प्रकार का आव्यूह है, इस प्रकार का आव्यूह है कि AT इंटू बी तथा A इंटू BT, A इंटू BT।
दोनों ही परिभाषित हैं, दोनों ही परिभाषित है। तो बी का क्रम लिखिए, तो बी का क्रम लिखिए। देखिए सीधे सीधे सवालों को मैं ज्यादातर बीच बीच में आप खुद ही करने हैं, तो मैं थोड़े जो अटपटे टाइप के सवाल है या कठिन टाइप के सवाल है वो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे। आपको अभी बी का क्रम ज्ञात करना है। ये दोनों चीज परिभाषित है, मतलब इसका गुणा इससे संभव है और इसका गुणा इससे संभव है। तो इसको किस प्रकार करेंगे वो थोड़ा देखेंगे। दिया है ए का क्रम, ए का क्रम कितना दिया है 3 क्रॉस 4, तो ए टी का क्रम क्या हो जाएगा, ये यहां पे लिख दो 4 क्रॉस 3। ए का क्रम 3 क्रॉस 4 है, तो ए टी का क्रम क्या होगा 4 क्रॉस 3। तो ये समझ में आ रहा होगा। अब हमें बी का क्रम चाहिए, तो माना बी का क्रम, माना बी का क्रम n क्रॉस n, कुछ भी मान सकते हैं आप, m क्रॉस n। ये थोड़ी देर के लिए मान लिया, हमें यही ज्ञात करना है m और n का मान। माना b का क्रम m क्रॉस n है, तो bt का क्रम, bt का क्रम क्या हो जाएगा। हम जानते हैं किसी आव्यूह का अगर क्रम m क्रॉस n है तो उसके परिवर्त का क्रम चेंज हो जाता है n क्रॉस m। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए का क्रम अगर 3 क्रॉस 4 है तो इसके परिवर्त का क्रम क्या होगा, पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय करोगे तो पंक्ति स्तंभ बन जाएंगे, स्तंभ पंक्ति। ये 3 क्रॉस 4 है ए का क्रम, तो ए टी का क्रम कितना हो जाएगा 4 क्रॉस 3। इसी प्रकार मैंने बी का क्रम मान लिया है, माना बी का क्रम n क्रॉस n है, तो बी टी का क्रम क्या होगा n क्रॉस n। अब इन बातों को लगाते हैं जो गिवन है, क्या क्या परिभाषित है। ये देखिए ए टी इंटू बी परिभाषित है, परिभाषित है, इसीलिए स्टॉप करिए। हाँ दोबारा से देखिए ए टी इंटू बी परिभाषित है। ये भी एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह है। किसी आव्यूह का परिवर्त करते हैं तो आव्यूह होता है। अब दो आव्यूह का गुणा कब संभव होता है, जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अब चूंकि ये परिभाषित है, इसके मतलब क्या निकला, मतलब एटी के स्तंभों की संख्या, एटी के स्तंभों की संख्या बराबर हो बी के पंक्तियों की संख्या। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब एटी में कितने स्तंभ है, तो एटी पर पहुंचिए। एटी का क्रम क्या है 4 क्रॉस 3, ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ होते हैं। तो एटी के स्तंभ कितने हैं 3, और बी के कितनी पंक्ति है, बी पर पहुंचो, बी का क्रम m क्रॉस n, कितनी पंक्ति है इतने स्तंभ है, तो कितना है m। ये देखिए समझ में आया होगा। दूसरा क्या क्या दूसरा क्या परिभाषा था, a पुनः a इंटू बी टी, ये परिभाषित है, ये गिवन कंडीशन है, ये परिभाषित है। इसीलिए क्या होगा, इसके स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। मतलब ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बीटी के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। ये देखिए अब ए में कितने स्तंभ है, तो ए पर पहुंचिए। ए का क्रम क्या था 3 क्रॉस 7, इतनी पंक्ति इतने स्तंभ, तो कितना है 4। ये देखिए बीटी में कितनी पंक्ति है, बीटी पर पहुंचिए n क्रॉस m, तो ये पंक्ति है, ये स्तंभ में क्या है, ये देखिए। तो m का मान 3 आया, n का मान 4, यही हमें चाहिए था। हमें तो आव्यूह b का क्रम चाहिए था, जो क्या माना था m क्रॉस n। तो अतः आव्यूह b का जो क्रम होगा, क्रम कह लो या कोटि, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, क्या होगा, यहां से क्या माना था m क्रॉस n। m का मान कितना निकला है 3 और n का मान कितना निकला है 4। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो ये आपकी समझ में आया होगा किस तरीके से किया है। तो ये आपको इस तरीके का थ्योरेटिकल टाइप का सवाल था। तो आपको ए का क्रम दे रखा था, बी का क्रम पूछा था, और ये जो बातें उसने गिवन थी। तो मैंने क्या किया, ए का क्रम ये है तो ए टी का क्रम तो वो तो चेंज होना ही है, एम क्रॉस है तो एम क्रॉस एम हो जाता, 3 क्रॉस 4 है तो 4 क्रॉस 3। बी का क्रम मान लिया मैंने m क्रॉस n, तो बी टी का क्रम क्या हो जाएगा n क्रॉस n।
ये कंडीशन का पालन करा दिया, ये परिभाषा है, तो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। एटी में कितने स्तंभ थे? 3। बी के कितनी पंक्ति थी? बी में m, तो 3 बराबर m। अब ये दूसरी वाली कंडीशन में परिभाषित है, उसने कहा है तो ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी टी के पंक्तियों की संख्या। ए में कितने स्तंभ है? 4। बी में कितनी पंक्तियां? बी टी में, बी टी का मतलब बी का ट्रांसपोज, बी का परिवर्त, बी टी में कितनी पंक्तियां? n। m और n के मान फाइंड कर लिए और ये हमने आव्यूह बी का क्रम ज्ञात कर लिया। समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद और सवाल देखते हैं, देखें क्या है। और लेते हैं इसके कुछ अच्छे सवाल। तो देखिए विविध का क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है, इसे आते हैं। विविध का 18, आज मैं आपको सारे कठिन कठिन सवाल करा रहा हूं। विविध का ही क्वेश्चन नंबर 18, ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे कठिन कठिन सवाल जितने भी हैं। तो क्या कह रहा है? यदि b बराबर एक आव्यूह दे रखा है, यदि b बराबर एक मैट्रिक्स किस प्रकार की है? ए बी सी डी, इस प्रकार का आव्यूह है, हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या है। हो तो सिद्ध कीजिए बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी बराबर बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी इंटू I2। I2 का मतलब समझते ही आप, ये क्या है? द्वितीय कोटि का इकाई आव्यूह। तो I2 बराबर क्या होगा? मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 और शेष अवयव 0। ये तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर सिद्ध करनी है। तो LHS लेके चलेंगे, RHS लाएंगे। तो LHS में किसकी जरूरत पड़ेगी? लेफ्ट हैंड साइड में एक तो आव्यूह b की और एक b स्क्वायर की। b स्क्वायर आपके पास है नहीं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? b स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? b स्क्वायर। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव कह लो या सॉल्यूशन कह लो। तो पहले बी स्क्वायर निकालना हो, क्या निकाल के लाना है? बी स्क्वायर, उसके बाद इसको सिद्ध कर लेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर किसके होगा? बी इंटू बी के, बी का गुणा बी से करना है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लें। तो गुणा करने का वही बी का मान ए बी सी डी और आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है कि किसी समान कोई अगर वर्ग आव्यूह हो तो उसका गुणा स्वयं से संभव होता ही होता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। गुणा करने का तरीका, पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ के संगत पदों के गुणनफल के योग द्वारा। तो ए का गुणा ए से ए स्क्वायर प्लस बी का गुणा सी से बी सी, ए का गुणा बी से ए बी प्लस बी का गुणा डी से बी डी, इस प्रकार। इसका गुणा इससे करेंगे, सी का गुणा ए से ए सी, डी का गुणा सी से सी डी, यहां से बी सी प्लस डी स्क्वायर, वही पंक्ति गुणा स्तंभ। तो ये बी स्क्वायर का मान आ गया। अब LHS ले ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड, जो सिद्ध करना था। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू डी। समझ में आ रहा होगा ये? केवल बी स्क्वायर को मैंने अलग से निकाल के रख लिया है क्योंकि बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी सिद्ध करने में। और बी स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर का मान लगाया मैंने, क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ये ए प्लस डी, ये तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अदिश गुणन, जैसे किसी संख्या का गुणा करना हो तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उसका गुणा हो जाता है। तो ए प्लस डी का गुणा किससे हो रहा है? बी से। बी के स्थान पर फिर बी का मान ए बी सी डी, ये देखिए। अब आपको करना क्या है? पहले इसका प्रत्येक अवयव में गुणा करा लो, फिर इस आव्यूह में इस आव्यूह को घटा दीजिए। तो एक स्टेप और बढ़ा के लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस इसका गुणा प्रत्येक अवयव में हो जाएगा। तो इसका गुणा जब इसमें होगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए डी, इसका इसमें गुणा होगा ए बी प्लस बी डी, इसका गुणा इसमें होगा ए सी प्लस सी डी, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा? यहां से ए डी प्लस डी स्क्वायर, इस प्रकार इसका गुणा इसमें।
आपकी समझ में आ रहा होगा ये। अब इसको सरल करा लो, इसमें से इसको घटाना है तो क्या आएगा, वही लेफ्ट हैंड साइड का मान चल रहा है, इसको ढंग से सरल करना है। तो ए सी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी में से क्या घटेगा, क्या घटेगा, ये दो, ये पूरा घटेगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, माइनस के ए स्क्वायर माइनस ए डी। इस प्रकार एलिमेंट्स को आपको सही से लिखना है, गलती नहीं करनी है इसमें। ये देखिए यहां से, ये देखिए ये माइनस ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए डी। यहां से क्या होगा, ए बी प्लस बी डी माइनस ये होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ए बी माइनस बी डी। इस प्रकार यहां से क्या होगा, ए सी प्लस सी डी माइनस ये भी कितना है, ए सी प्लस सी डी, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इस प्रकार यहां से क्या आएगा, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ये नेगेटिव होगा, ए डी माइनस डी स्क्वायर। देखेंगे आप, इसको हल करा दो, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए बी से ए बी, बी डी से बी डी, यहाँ पर क्या होगा, सी डी से सी डी, ए सी से ए सी, और यहाँ पर क्या होगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर। क्या क्या बचेगा उसको लिख लो। यहाँ से क्या बचा, बी सी माइनस ए डी, यहाँ तो सब कैंसिल हो गया, क्या बचा, जीरो, जोड़ने घटाने पर कटता है तो जीरो बचता है। यहाँ पर क्या बचा, जीरो, और यहाँ पर क्या बचा, बी सी माइनस ए डी। आपकी समझ में आ रहा होगा। अब प्रत्येक अवयव में से क्या कॉमन में आ जाता है, जीरो में से तो सब प्रत्येक कोई भी राशि कॉमन में ले लो इस तरीके से, तो बी सी माइनस ए डी इसमें से क्या आ गया, कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 0 0 1। अरे इसका गुणा कराओगे तो यही आ जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, ये द्वितीय कोटि का इकाई आदि हो गया। इसको क्या लिखा जा सकता है, आई लिखा जा सकता है। द्वितीय कोटि का है तो यह 2 बना देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 क्रॉस 2 लिख दो, यानी खाली इतना ही लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। और देखिए ये आपको सीधा सीधा काम करना है, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए पहले बी स्क्वायर का मान लगा दिया है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रिप्लेस कराइए, लगाइए, सरल किया है, राइट हैंड साइड यहां से प्राप्त हो गई। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या कह रहा है वो, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1 तथा बी बराबर क्या दे रखा है, 0 1 -1 0 0 1 -1 0, इस प्रकार 0 1 माइनस हो तो क्या कह रहा है, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी इंटू ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी को आव्यूह ए के रूप में व्यक्त कीजिए। को आव्यूह ए के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। ये तो आसान काम है, ए और बी के मान लगाने, इसको सरल कराना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, आप दो वैल्यू निकाल लीजिए, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी का मान निकाल लीजिए, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी का। तो अलग से निकालो, पहले ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी का मान निकाल लीजिए। ए ऐसे ही आप भी ए की जगह पे ए का मान जमाइए, प्लस बी, बी की जगह कैपिटल बी की जगह आप भी का मान लगाइए, 0 1 -1 0। दो वैल्यू अलग से निकाल के रख लीजिए पहले से ही। इसको हल कराइए, यहां से क्या आएगा, a 0 0 a प्लस बी का अंदर गुणा करा दो, 0 b माइनस बी 0। इसको हल कराओगे तो क्या आएगा मान, दोनों आव्यूह को जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, यहां से a प्लस 0 a,
जीरो प्लस बी बी, जीरो माइनस बी, ए प्लस जीरो ए। ये देखिए ये वाले स्टेप का मान निकाल लिया मैंने, एक इसका निकाल लो, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी। वही ए की जगह पर ए का मान 1001 माइनस बी, बी की जगह बी का मान 01 माइनस 1 0। ये आपकी समझ में आएगा। इसको हल करा लीजिए, ए का अंदर गुणा कराइए, ए 0 0 ए माइनस बी का गुणा कराइए 0 बी माइनस के बी 0। ये देखिए घटा दीजिए तो यहां से क्या आएगा, ए बी माइनस का माइनस हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए माइनस 0 क्या रहेगा। तो मैंने इस स्टेप का मान भी निकाल दिया और इस स्टेप का। थोड़ी इंक प्रॉब्लम है, इसमें इंक डालता हूँ थोड़ी इंक देना। देखिए इसको अब क्या करना है, एक वैल्यू तो इसकी निकाली और एक इसकी, इन दोनों का मान निकाल दो। अब यहां से कैलकुलेशन कर चालू कर दो, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी और ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, इनका मान लगा दीजिए। तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी का मान कितना निकाला आपने, ए बी माइनस बी इंटू ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी का मान क्या है, ए माइनस बी बी ए। ये देखिए अब ये क्या हो रहा है, दो आव्यूह का गुणन। दो आव्यूह का गुणन जानते हो, पंक्ति गुणा स्तंभ। इसको हल कर दीजिए तो क्या आएगा, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो ए का ए से करोगे ए स्क्वायर प्लस बी का बी से क्या होगा बी स्क्वायर। इसका गुणा इसमें कराओगे माइनस के ए बी, बी का ए से होगा बी ए कह लो या ए बी कह दो, एक ही बात है। इसका गुणा इसमें करोगे माइनस के बी ए कह लो या ए बी प्लस ए बी। इसका गुणा इससे कराओगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। तो ये किसका मान निकाल रहे हैं हम, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी। वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारी, ये देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह दो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आसान है। अब प्रत्येक एलिमेंट में से क्या कॉमन में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ से 1 0 0 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने कहा सोच रहे होंगे पिछले सवाल में आपने देखा था इसको I2 कह दिया था, हाँ तो I2 लिखा जा सकता है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, किसके रूप में कह रहा है, आव्यूह ए के रूप में व्यक्त करना है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ए के ही तो बराबर है। तो आप इसको I2 ना लिख के क्या लिखेंगे ए, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने निकाल दिया ए इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी डॉट ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी का जो रिजल्ट निकल के आया वो आव्यूह ए के रूप में आया। वो कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और सवाल देखो। प्रयास ये है कि आपको सारे जो इस प्रकार के सवाल है वो हल करा दिए जाए। एक का सवाल रह जाएगा तो स्वयं प्रयास करना। देखो और इसमें कोई ऐसा सवाल है नहीं, एक सवाल और लेता हूं, बड़ा सवाल है, कठिन सवाल है, और ये चैप्टर यहाँ पर अपन क्लोज कराएंगे, ठीक है ना। तो बड़ा सा सवाल और लेता हूँ, विविध का क्वेश्चन नंबर है 24वां। थोड़ा सा कठिन है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है आपकी समझ में ना आए, ठीक है ना। तो देखेंगे किसके बराबर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर विविध का ही 24। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किस प्रकार सिद्ध करवा रहा है, क्या सवाल है, लिखते हैं इसको। कह रहा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां से साइन स्क्वायर अल्फा, ये इंटू साइन कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा
तो सेम वैल्यू है, अल्फा की जगह पर आपकी बार बीटा है, कॉस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा बराबर सिद्ध करना है आपको 0 का, जहां एक वैल्यू दे रखी है, जबकि अल्फा माइनस बीटा बराबर किसके दे रखा है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर m बिलोंग टू कैपिटल, ये कहलाता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसको सॉल्व करना है तो देखिए सॉल्यूशन, पहले थोड़ा इस पर में कॉन्सेंट्रेट करो, इस पर ये क्या चीज है, मतलब ये अल्फा माइनस बीटा का मान किसके बराबर दे रखा है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां m बिलोंग करता है किसको n को, n होता है समझना, n होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 इस प्रकार। ये देखिए थोड़ा इस पर ध्यान देना है, आपको ये चीज समझ में आएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अगर आप n का मान, आप n बिलोंग किसको करता है कैपिटल n को, मतलब ये जो n की जगह पे m है, ये m किसको बिलोंग करता है कैपिटल n को, मतलब m एक प्राकृत संख्या है। तो अब प्राकृत संख्या m का मान 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, m बराबर 1 लोगे तो 2 बन जाए 2 माइनस 1, 2 में से एक जाएगा 1, मतलब पाई बाई 2 आएगा। m का मान आपने 2 ले लिया, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 पाई बाई 2, n का मान 3 ले लिया, m का मान 2 3 6 5 पाई बाई 2। तो इस प्रकार के एंगल आएंगे ये, और आप ध्यान रखना इन सभी कोणों पर कॉस का मान किसके बराबर होता है 0 के। तो ये अल्फा माइनस बीटा एक तरीके से ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है इस प्रकार के कोण है, ये कोई सा भी हो सकता है, m किसको बिलोंग कर रहा है n को, तो n का मान यहाँ पे लगाओगे, m का मान प्राकृत संख्या लगानी है तो m की जगह पर कुछ भी लगा लो, इसमें m का मान 1 लगाओगे तो 2 बन जाए 2 माइनस 1 1 पाई बाई 2 आएगा, m का मान 2 लगाओगे 2 2 जा 4 माइनस 1 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, इस प्रकार आएंगे। और इन सभी पर cos अल्फा माइनस बीटा बराबर किसके होता है 0। ये नंबर दे दो, cos पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 सबका मान क्या होता है 0। और आपने पढ़ा भी था cos x बराबर 0 हो तो x बराबर होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां n बिलोंग करता है z को, n की जगह पर आप m भी शब्द यूज कर सकते हो, ये हमने पढ़ा था व्यापक हल में, व्यापक हल में। ये देखिए ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था क्लास 11th में, तो वही चीज है। तो cos x का मान 0 हो जाएगा कब, जब x की किसके बराबर हो इसके। अब x की जगह पर यहाँ पर क्या है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का मान इसी के तो बराबर दे रखा है, और x की जगह पर क्या देख रहे हैं आप अल्फा माइनस बीटा, x का मान इतना है तो cos x का मान 0 है, अब अल्फा माइनस बीटा का मान इतना है तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा 0। ऐसे भी समझ सकते हो आप, इसको दिमाग में आ रही होगी बात। तो सिंपल सी बात है, आप भले ही इसको मत जानो, अल्फा माइनस बीटा का मान इतना दे रखा है, m एक प्राकृत संख्या है, वो प्राकृत संख्या कोई सी भी हो सकती है, तो यहाँ पर जब m का मान लगाओगे 1 लगाओगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 लगाओगे 3 पाई बाई 2, 3 लगाओगे 5 पाई बाई 2। इन सभी कोणों पर अल्फा माइनस बीटा का मान अगर कोई सा भी कोण लोगे यहाँ पर तो cos का मान कितना आएगा वहां से 0। तो इस बात का हम सवाल में यूज करेंगे, तो ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये बराबर 0, तो हमने LHS ली, लेफ्ट हैंड साइड। ये इसका यूज आप जब चाहे तब कर सकते हो। तो क्या है cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू ये देखिए cos स्क्वायर बीटा, cos बीटा साइन बीटा, cos बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करने का वही पुराना काम, इसमें कोई भी नया काम नहीं करना है, वही पंक्ति गुणा स्तंभ, गुणा करते जाना है, बड़ा लगेगा कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं, आपको गुणा करना है सीधा सीधा, तो गुणा करना चालू करते हैं, थोड़ा सा बड़े स्टेप आएंगे कोई दिक्कत नहीं। पंक्ति गुणा स्तंभ, तो इसका गुणा इससे होगा तो क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस
इसका गुणा इसमें होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। लीजिए गुणा हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का गुणा तो इसमें होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, प्लस इसका गुणा इससे होगा, किससे? इसका गुणा इससे, कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये देखो, कैलकुलेशन को संभाल के करना है, देखने में बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत आसान। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में तो क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस इसका गुणा इससे होगा, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस बीटा साइन बीटा। ये हो गया। फिर इसका गुणा इससे क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का गुणा किससे होगा, साइन स्क्वायर बीटा से, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इसको सरल करेंगे। देखो अब इनको थोड़ा सरल करने से पहले इसमें जो कॉमन अवयव है उनको लीजिए और फॉर्मूले का रूप बनता जाएगा, तो देखेंगे क्या आ रहा है। इन दोनों में से आप देख रहे हो, इस पद में से और इस पद में से आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन में दिखाई दे रहा होगा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा यहां से लोगे तो यहां से क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस प्रकार आपकी समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही इनमें से देखो क्या कॉमन में आ रहा है आपको, साइन बीटा कॉमन में आ रहा है दोनों में से, और एक कॉस अल्फा कॉमन में आ रहा है। क्या कॉमन में आ रहा है, कॉस अल्फा आ रहा है और साइन बीटा। क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉमन में आया तो एक कॉस अल्फा बचेगा, यहां से साइन बीटा तो हट चुका है, क्या बचेगा कॉस बीटा, प्लस कॉस अल्फा कॉमन में आ चुका है और साइन बीटा आ चुका है, तो क्या क्या बचेगा, एक साइन अल्फा और एक साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। ये देखिए सबको समझ में आएगा आपको ढंग से। इसके बाद इनमें से देखिए क्या कॉमन में आ रहा है, तो साइन अल्फा कॉमन में आ रहा है दोनों में से, एक साइन अल्फा यहाँ पर बचेगा, और क्या कॉमन में आ रहा है, कॉस बीटा कॉमन में आ रहा है दोनों में से। क्या क्या कॉमन में आ रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा ले लोगे तो यहां से क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां से क्या बचेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा ले लोगे तो एक तो साइन अल्फा बचेगा, एक साइन बीटा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें से देखिए क्या कॉमन में आ रहा है, साइन अल्फा इसमें भी है यहां पर भी है, साइन बीटा इसमें भी है यहां पर भी है, क्या कॉमन में आ रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा। क्या बचेगा यहां से, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो आपने देखा कि प्रत्येक स्टेप में क्या आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी काय के बराबर, किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी के। तो ये फॉर्मूला बन गया, ए की जगह पर अल्फा है, बी की जगह में बीटा है, तो ये फॉर्मूले का रूप बन गया। हमें इस पूरी एलएचएस का मान 0 के बराबर सिद्ध करना है, तो इसको हल कर लो थोड़ा सा। और ये देखिए, ये मैंने आपको पहले क्लियर कराई दिया कि अल्फा माइनस बीटा का मान अगर 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसको हल कर दीजिए बस। ये देखिए, तो यहाँ से क्या आएगा, ये वही लेफ्ट हैंड साइड का मान है, क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, अर्थात कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये पूरा किसका फॉर्मूला बन गया, वही कॉस ए माइनस बी का। ये देखिए, ये देखिए ऐसे यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा, ये फॉर्मूला फिर बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, वही कॉस ए माइनस बी का। ये देखिए सभी स्टेप में आप देख रहे हो प्रत्येक अवयव में क्या आ रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान किसके बराबर है, 0 के।
तो यहां से लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान किसके बराबर है, 0 के। अब यहाँ पे जब 0 लगाओगे तो 0 का गुणा किसी में होगा, क्या आएगा, 0। 0 का गुणा इसमें होगा, क्या आएगा, 0। 0 का गुणा इसमें होगा, क्या आएगा, 0। 0 का गुणा इसमें होगा, क्या आएगा, 0। और अगर किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसको क्या कहते हैं हम, शून्य आव्यूह। तो ये पूरा कितना आ गया, एक शून्य आव्यूह आ गया। और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। बस एक वैल्यू यहाँ पर टेक्निकल बात थी कि अगर m अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 है, जहां m बिलोंग करता है किसको, कैपिटल M को, तो वो जो कोण है वो किस प्रकार का कोण है, अल्फा माइनस बीटा का मान इस प्रकार का है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। और इन सभी कोणों पर कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये आपकी समझ में आया होगा। तो मैंने जहां तक संभव हुआ है सब कठिन कठिन सवालों को अटेंड करा दिया है। अगर आपकी समझ में अगर कहीं से नहीं आता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं उस क्वेश्चन को फिर रिपीट करूंगा। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 14 था और आज यहाँ पर ये मैट्रिक्स यहाँ पर फिनिश होती है। यहाँ पर मैट्रिक्स फिनिश हो जाती है। नई क्लास में कल आपको शुरू कराएंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आव्यूह के बाद आएगा आपका सार्डिक डिटर्मिनेंट। अभी इस आव्यूह का नेक्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 5 में भी आएगा, व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। तो इनवर्स मैट्रिक्स वगैरह वो चैप्टर नंबर 5 में। तो मैं कंटिन्यूसली करा रहा हूँ आपको लगातार। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है अपना, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट कल क्लास में चैप्टर नंबर 4 सार्डिक डिटर्मिनेंट स्टार्ट कराएंगे। तो इसको थोड़ा ढंग से समझना, ये थोड़े से कठिन क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने आज, तो इसको ढंग से समझना। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिखना, मैं आपको फिर बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।